हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। GK 2020 यूट्यूब चैनल की NCERT वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी और इस सब्जेक्ट में आज हम कौन से टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल। राज्यपाल की कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां, कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अनुच्छेद राज्यपाल से ताल्लुक रखते हैं, यह सभी आर्टिकल्स की भी बात यह वीडियो में हम करने वाले हैं। तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है, राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है तथा केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी है। यानी कि राज्यपाल के पास दोस्तों दोहरी जिम्मेवारियां है, एक तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी है और साथ साथ राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान भी है। तो एक बार फिर से देख लो कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है, राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है तथा केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी है। और मूल संविधान में व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 153 में यह प्रावधान किया गया था, क्या कि मूल संविधान में व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और बाद में संविधान के 7वें संशोधन 1956 के माध्यम से इसमें परंतु जोड़कर स्पष्ट किया गया कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकेगा। दोस्तों बाद में हमारे संविधान में संशोधन किया गया और 7वें संशोधन 1956 के माध्यम से ऐसा प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकेगा। चलिए जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहां दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा और इसी पैटर्न के क्वेश्चन वर्तमान एग्जामिनेशन में पूछे जाने का ट्रेंड चला है। चलिए दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है वो हमें ढूंढना है। पहला सेंटेंस, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग नहीं है। गलत, क्योंकि हाल ही में मैंने आपको बताया कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। ओके, एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। और हमें यहां पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। यह कथन सही है तो केवल एक नंबर का सेंटेंस सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। और दोस्तों वीडियो में वाकई में आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। आगे बात करें, राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए, उनकी बात करें तो पहली है भारत का नागरिक हो। क्या भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यह दोस्तों सामान्य क्वालिफिकेशन है। क्या राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी बात 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और अन्य अर्हताएं कौन कौन सी, तो उस व्यक्ति को संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि राज्यपाल पद पर आसीन व्यक्ति लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। एक बार फिर से देख लो कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और उस व्यक्ति को संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और राज्यपाल पद पर आसीन व्यक्ति लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए,
35 वर्ष होनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन सी। और दोस्तों अब राज्यपाल की पदावधि की बात करें तो अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि से संबंधित उपबंध किए गए हैं। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 156 में राज्यपाल की पदावधि से संबंधित उपबंध दिए गए हैं और इसमें 3 बातें बताई गई है। एक, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। दोस्तों अनुच्छेद 156 में क्या प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल की पदावधि से संबंधित उपबंध किए गए हैं और यहां आर्टिकल में 3 बातें भी बताई गई है। एक, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। दूसरी बात कि वह राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकेगा। क्या कोई भी राज्य का राज्यपाल अपना पद छोड़ना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसे सौंप सकता है? राष्ट्रपति को। और उपर्युक्त दोनों उपबंधों के अधीन रहते हुए वह 5 वर्षों की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा। क्या दोस्तों उपर्युक्त दोनों उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल 5 वर्षों की अवधि तक के लिए अपने पद पर बना रहेगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की पदावधि से संबंधित उपबंध दिए गए हैं? तो हमने कौन से आर्टिकल का जिक्र किया? अनुच्छेद 156 का जिक्र किया। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल की पदावधि से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको भेजकर पद छोड़ सकेगा? तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंप सकता है? राष्ट्रपति को। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बात करें तो अंत में यह भी कहा गया है कि वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। दोस्तों 5 साल राज्यपाल के पद पर पूर्ण हो चुके हो वो फिर भी अपना पद नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जब तक उत्तराधिकारी पद नहीं संभाल लेता तब तक राज्यपाल बना रहेगा। ओके, आगे दोस्तों राज्यपाल से जुड़ा हुआ आर्टिकल अनुच्छेद 158 और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के वेतन, सुविधाएं तथा विशेषाधिकार का प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 158 में क्या बताया गया है कि राज्यपाल को वह वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। क्या संसद विधि द्वारा जो वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार निर्धारित करते हैं वो राज्यपाल को मिलेगा। और राज्यपाल को वर्तमान में प्रति माह 3,50,000 वेतन प्राप्त होता है। क्या वर्तमान में राज्यपाल की सैलरी कितनी है? 3,50,000। और अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वे राज्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार उसके वेतन व भत्तों का खर्च वहन करेंगे। क्या दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वे राज्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार उसके वेतन व भत्तों का खर्च वहन करेंगे। चलिए आंसर दीजिए। राज्यपाल को वर्तमान में प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? मैंने आपको हाल ही में बताया कि राज्यपाल को प्रति माह 3,50,000 सैलरी मिलते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। और दोस्तों राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 361 क्या कहता है कि राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग या अपने कर्तव्यों के पालन के लिए किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। एक बार फिर से देख लो कि अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग या अपने कर्तव्यों के पालन के लिए किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। और अपनी पदावधि के दौरान राज्यपाल को किसी भी आपराधिक मामले की सुनवाई से छूट प्राप्त होगी और इस दौरान न तो ऐसी कार्यवाही शुरू की जा सकेगी और न ही यदि पहले ही शुरू हो चुकी थी तो यह चालू रखी जा सकेगी। दोस्तों अनुच्छेद 361 में जो राज्यपाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं वो एक बार फिर से मैं दोहराता हूं कि राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग या अपने कर्तव्यों के पालन के लिए किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा और अपनी पदावधि के दौरान राज्यपाल को किसी भी आपराधिक मामले की सुनवाई से छूट प्राप्त होगी और इस दौरान न तो ऐसी कार्यवाही शुरू की जा सकेगी
और न ही यदि पहले ही शुरू हो चुकी थी तो ऐसी कार्यवाही चालू रखी जा सकेगी। ओके। और कार्यकाल के दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास के लिए आदेश देने की आधिकारिकता किसी भी न्यायालय को नहीं होगी। दोस्तों, चाहे सुप्रीम कोर्ट भी क्यों ना हो, लेकिन कार्यकाल के दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास के लिए आदेश देने की आधिकारिकता किसी भी न्यायालय को नहीं होगी। चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बताइए, अपनी पदावधि के दौरान राज्यपाल को अपनी पदावधि के दौरान राज्यपाल को और बाद में रिक्त स्थान दिया गया है। तो चलिए यहां तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं कि किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। बिल्कुल सही है कि अपनी पदावधि के दौरान राज्यपाल किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। तो यह कथन बिल्कुल सही है। और किसी भी आपराधिक मामलों की सुनवाई से छूट प्राप्त होगी। बिल्कुल सही बात है कि राज्यपाल को किसी भी आपराधिक मामले की सुनवाई से छूट प्राप्त होगी। यह सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। और किसी भी आपराधिक मामले की कार्यवाही शुरू की जा सकेगी, गलत, क्योंकि राज्यपाल पद पर बने रहते हुए किसी भी आपराधिक मामले की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकेगी। तो यहाँ 1 और 2 नंबर का सेंटेंस राज्यपाल के पदावधि के संदर्भ में सही बैठता है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 361(4) में स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में यह उन्मुक्ति सीमित है। क्या? अनुच्छेद 361(4) में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में यह उन्मुक्ति सीमित है। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल द्वारा किए गए किसी व्यक्तिगत कार्य के संबंध में अनुतोष का दावा करने वाली सिविल कार्यवाही शुरू करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है, किंतु इसके लिए उसे निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी करनी होगी। क्या? राज्यपाल पद पर बने रहते हुए किसी भी व्यक्ति पर कार्यवाही शुरू की जा सकती है यदि व्यक्तिगत कार्य के संबंध में यह मामला है। तो एक बार फिर से देख लो कि अनुच्छेद 361(4) में स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में यह उन्मुक्ति सीमित है। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल द्वारा किए गए किसी व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में अनुतोष का दावा करने वाली सिविल कार्यवाही शुरू करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, किंतु इसके लिए उसे निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी करनी होगी। यह 3 शर्तें कौन कौन सी? तो देखो, पहली शर्त कि लिखित सूचना राज्यपाल को देनी होगी। क्या? लिखित सूचना राज्यपाल को देनी होगी। दूसरी शर्त कि ऐसी सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होगा। और तीसरी शर्त, सूचना में पक्षकार को अपना नाम, पता, कार्यवाही की प्रकृति तथा मांगे गए अनुतोष यानी कि रिलीफ का विवरण भी देना होगा। यह 3 शर्त पूरी करने के बाद ही दोस्तों राज्यपाल पर व्यक्तिगत तौर पर कार्यवाही शुरू हो सकती है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। राज्यपाल द्वारा किए गए किसी व्यक्तिगत कार्य के संबंध में अनुतोष का दावा करने वाली सिविल कार्यवाही शुरू करना चाहता है तो, और बाद में रिक्त स्थान दिया गया है। तो पढ़ो, कौन सी शर्तें पूरी करने के बाद ही यह कार्यवाही शुरू हो सकती है? तो एक शर्त, लिखित सूचना राज्यपाल को देनी होगी। बिल्कुल सही बात है। ऐसी सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होगा। बिल्कुल सही बात है। सूचना में पक्षकार को अपना पता, नाम, कार्यवाही की प्रकृति का विवरण देना होगा। यह भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही। तो सही आंसर बैठता है ऑप्शन डी, उपरयुक्त सभी। आगे बात करें तो राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य की भी चर्चा कर ले कि राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। राज्य के स्तर पर राज्यपाल की शक्तियां और कार्य प्रायः वही है जो केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति के है। दोस्तों, यदि आपने राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य के बारे में समझ लिया है तो राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य के बारे में समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन याद रखो, दोनों में अंतर यह है कि राष्ट्रपति के पास सैन्य, आपात संबंधी व राजनयिक शक्तियां भी है, जबकि राज्यपाल के पास नहीं है। तो यह दोनों में दोस्तों भिन्नता है कि दोनों में अंतर यह है कि राष्ट्रपति के पास सैन्य, आपात संबंधी व राजनयिक शक्तियां है, जबकि राज्यपाल के पास यह शक्तियां नहीं है। चलिए आंसर दीजिए।
निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के पास है किंतु राज्यपाल के पास नहीं? ऐसी कौन सी शक्ति है? तो राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्ति है, राज्यपाल के पास नहीं। राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय आपात संबंधी शक्ति है, राज्यपाल के पास नहीं। और राष्ट्रपति के पास दोस्तों एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में राजनयिक शक्ति प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं। तो हमारा आंसर बन जाता है उपरयुक्त सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं है। अब राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों की बात करें तो राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। क्या? राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं और राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा सभी मंत्री उसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। एक बार फिर से देख लो कि कार्यकारी शक्ति या राज्यपाल के पास है, वो कौन कौन सी है? तो राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं और राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और सभी मंत्री उसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। चलिए आंसर दीजिए। राज्य सरकार के सभी कार्य किसके नाम से ही किए जाते हैं? तो राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। और दोस्तों 4 राज्यों में कुछ अलग तरह के प्रावधान है। क्या? कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा के राज्यपालों को विशेष दायित्व दिया गया है। किन किन 4 राज्यों? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के राज्यपालों को विशेष दायित्व दिया गया है। वे अपने राज्य के जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति करेंगे जो जनजातियों के कल्याण के साथ साथ अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण या किसी अन्य कार्यों को भी संभाल सकेगा। दोस्तों 4 राज्यों में एक मंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है और यह 4 राज्य कौन कौन से यहां मैप में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं झारखंड। तो देखो 4 राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा के राज्यपालों को विशेष दायित्व दिया गया है। कौन सा विशेष दायित्व? कि वे अपने राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति कर सकेंगे जो जनजातियों के कल्याण के साथ साथ अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण या किसी अन्य कार्यों को भी संभाल सकेगा। चलिए आंसर दीजिए। राज्यपाल निम्न में से किस राज्य में जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति करेंगे? तो दोस्तों हाल ही में हमने 4 राज्यों का जिक्र किया। इनमें से एक छत्तीसगढ़ भी था, झारखंड भी था, मध्य प्रदेश भी था, ओडिशा भी था। लेकिन यहां हमारा आंसर बन जाता है उपरयुक्त सभी राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति करेंगे। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरयुक्त सभी। और राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल को नियुक्त करता है। दोस्तों राज्य में एडवोकेट जनरल को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। और उसका वेतन निर्धारित करता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही राज्य का महाधिवक्ता अपना पद धारण करता है। एक बार फिर से देख लो कि राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल को नियुक्त करता है और उसका वेतन निर्धारित करता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही राज्य का महाधिवक्ता अपना पद धारण करता है। चलिए आंसर दीजिए कि राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल को कौन नियुक्त करता है? सिंपल सी बात है, एडवोकेट जनरल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे बात करें तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन या किसी प्रस्तावित विधान के संबंध में जानकारी मांग सकता है। अगर किसी विषय पर संबंधित मंत्री ने निर्णय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने उस पर विचार नहीं किया है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस विषय को मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करे। एक बार फिर से देख लो कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन या किसी प्रस्तावित विधान के संबंध में जानकारी मांग सकता है। अगर किसी विषय पर संबंधित मंत्री ने निर्णय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने उस पर विचार नहीं किया है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से अपेक्षा करता है कि वह उस विषय को मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करे। और दोस्तों राज्यपाल को जो विधायी शक्तियां प्राप्त है उनकी भी बात करें तो यदि राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है तो राज्यपाल विधान परिषद के लिए उसके कुल सदस्यों के
1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है। क्या दोस्तों, कोई भी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद में कुल सदस्यों के 1/6 भाग के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है कौन? राज्यपाल। और ये सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा में किसी या किन्हीं विषयों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। एक बार फिर से देख लो कि राज्यपाल को जो विधायी शक्तियां प्राप्त है वो कौन कौन सी है। तो यदि राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है तो राज्यपाल विधान परिषद के लिए उसके कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है। और ये सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा में किसी या किन्हीं विषयों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यहाँ विधान परिषद का जिक्र किया गया है, तो भारत के कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है, यानी कि राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है। ऐसे राज्यों का नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, चलिए आंसर दीजिए। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो हाल ही में मैंने आपको बताया कि राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्यों के 1/6 भाग के अनुसार सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बात करें तो अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय का विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर एक सदस्य मनोनीत कर सकता है। क्या? अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय का विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर एक सदस्य मनोनीत कर सकता है। लेकिन हाल ही में 104वां संविधान संशोधन किया गया है इस मामले में, यानी कि एंग्लो इंडियन के मामले में यह जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो क्या बताता है, इनसे रिलेटेड वीडियो मैंने हमारे चैनल पर अवेलेबल करवाए हैं, आपकी जरूरत के लिहाज से देख सकते हैं, कल ही बताया था। ओके। और राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्र को आहूत कर सकता है, उसका सत्रावसान कर सकता है और वह विधानसभा का विघटन करने की शक्ति भी रखता है। दोस्तों, राज्यपाल के पास जो विधायी शक्तियां है वो देख लो कि विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्र को आहूत कर सकता है, उसका सत्रावसान कर सकता है, वह विधानसभा का विघटन करने की शक्ति भी रखता है। और राज्यपाल विधानसभा के प्रथम सत्र के आरंभ में, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में तथा संयुक्त अधिवेशन के समक्ष अभिभाषण करता है। क्या? राज्यपाल विधानसभा के प्रथम सत्र के आरंभ में, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में तथा संयुक्त अधिवेशन के समक्ष अभिभाषण करता है। चलिए आंसर दीजिए। राज्यपाल प्राप्त विधायी शक्तियों का उपयोग करके निम्न में से क्या कर सकते हैं? तो राज्यपाल प्राप्त विधायी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक तो संयुक्त अधिवेशन के समक्ष अभिभाषण कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, और विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्र को आहूत कर सकते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। और हमें यहाँ पूछा गया है कि राज्यपाल प्राप्त विधायी शक्तियों का उपयोग करके निम्न में से क्या कर सकते हैं? 1 और 2 दोनों कार्य कर सकते हैं। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आगे बात बताओ तो राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में या किसी अन्य विषय के संबंध में विधानमंडल के सदन या सदनों को संदेश भेज सकता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता का निर्वाचन आयोग की सलाह से विनिश्चय कर सकता है, उसका विनिश्चय अंतिम होता है। एक बार फिर से देख लो कि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में या किसी अन्य विषय के संबंध में विधानमंडल के सदन या सदनों को संदेश भेज सकता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता का निर्वाचन आयोग की सलाह से विनिश्चय कर सकता है, उसका विनिश्चय अंतिम होता है। और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब राज्यपाल उसे अनुमति देता है। क्या दोस्तों कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब राज्यपाल उसे अनुमति देता है। यानी कि कोई भी बिल एक्ट कब बनता है? तो राज्यपाल की सिग्नेचर से ही यह बिल एक्ट बनता है। दोस्तों, यहाँ
हम वीडियो के पहले पार्ट को खत्म करते हैं। राज्यपाल से जुड़ा हुआ दूसरा पार्ट कल आपको मिलेगा। और वीडियो में वाकई में आपको मजा आया है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करें। बस कल मिलते हैं दूसरे पार्ट में। ओके, टेक केयर एंड जय हिंद।